हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। लास्ट वीडियोज़ में हमने हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा सेकंड चैप्टर साइंस का एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स के बारे में जानेंगे। देखो क्या होता है कि ये जो एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स हैं डेली लाइफ में हमारे बहुत काम की चीज़ें हैं। रोज़ हम लोग इन सब चीज़ों को देखते हैं। हमारा जो फूड होता है उसमें हमने पढ़ा है, 9th क्लास में भी इस चीज़ को पढ़ा है कि जो सॉर और बिटर जो टेस्ट होता है वो किसके कारण होता है, उसमें एसिड या बेस की प्रेजेंस के कारण उसका टेस्ट कैसा हो जाता है, सॉर या बिटर। जैसे हम लोग बात करते हैं, हम घर पे लेमन है, लेमन को खाते हैं, उसका टेस्ट कैसा होता है, एकदम सॉर, मतलब खट्टा सा होता है। उसको जब टेस्ट करते हैं तो इसका मतलब उसके अंदर क्या प्रेजेंस, उसके अंदर किसकी प्रेजेंस है, एसिड की। वहीं पे दूसरी चीज़, हम लोगों ने कभी नीम जो ट्री होता है उसकी लीव्स को आप लोगों ने खाया है तो कैसी लगती है वो, बिटर। यानी कि उसका नेचर कैसा है, कैसा, बेस का जैसा नेचर है उसका, समझ में आया। जैसे सोप होता है, कभी गलती से आप लोगों के जीभ पे सोप टच हो गया हो तो आप लोगों ने देखा होगा उसका टेस्ट कैसा होता है, बिटर। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका टेस्ट बिटर होता है तो वो कैसी होती है, वो क्या होती हैं, बेसिस होती हैं। और जिनका टेस्ट सॉर होता है वो चीज़ें कैसी होती हैं, वो क्या होती हैं, एसिड्स होती हैं। ठीक है। अब जैसे हम लोगों ने देखा है कि कभी हमारे घर में किसी को ओवर ईटिंग से एसिडिटी हो जाए तो हम लोग उसको क्या देंगे, एसिड देना चाहिए कि हमको उसको बेस देना चाहिए। तो हमको पता है कि हमको उसको क्या देनी चाहिए, हम लोग उसको बेकिंग सोडा उनको देते हैं ताकि उनकी बॉडी में वो एसिड जो है वो बेकिंग सोडा बेस है उससे रिएक्शन कर ले और वो न्यूट्रलाइज हो जाए। यहाँ तक की चीज़ें हम लोगों ने 9th क्लास के अंदर समझी हुई है। यहाँ पर हम उससे कुछ आगे की चीज़ें पढ़ेंगे कि ये एसिड्स और बेसेस जो होते हैं वो कैसे एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं, कैसे और चीज़ों से रिएक्ट करते हैं, मेटल से रिएक्ट कैसे होंगे, वो सारी चीज़ों को हम यहाँ पर समझेंगे। तो चलो अपना चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं एसिड्स और बेसेस के बारे में। तो सबसे पहले देखो हम लोग ये समझ लें, हम लोग यहाँ पर समझेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो हमारी आज की बेसिक हेडिंग क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ of acids and bases। केमिकल प्रॉपर्टीज़ इनकी क्या हैं जिनको हम समझेंगे और उसके बाद हम एसिड्स एंड बेसेस में डिफरेंस कर पाएंगे, क्योंकि केवल हम लोगों ने जितनी बात कर ली उतने ही एसिड्स और बेसेस नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर हमारे को उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता है तो हम इन चीज़ों को और आगे समझ पाते हैं। देखो हमको ये सब चीज़ें क्यों पढ़ाई जाती हैं, क्यों समझाई जाती हैं, जबकि ये सारी चीज़ें तो क्या हुई, ये सारी चीज़ें तो पहले ही इनकी रिसर्च हो चुकी है, डिस्कवरी हो चुकी है, बहुत सारी चीज़ें जानी जा चुकी हैं। हमको पढ़ाते सिर्फ इसलिए हैं चीज़ों को ताकि हम उन चीज़ों को समझ के अपने इंट्यूशन से कुछ नई चीज़ें पता लगा पाएँ। जैसे आप लोगों के दिमाग में दिन भर में हज़ारों विचार आते होंगे तो उसमें से कई विचार ऐसे होते हैं जो हमारे अपने होते हैं जिनसे हम कुछ नया आइडिया लगा पाते हैं। तो एजुकेशन भी वही चीज़ है। एजुकेशन में आप लोगों को ये चीज़ें पढ़ाने का मतलब ये नहीं कि आपको इन चीज़ों को लर्न करना है, इनको याद करके और एग्ज़ाम में लिख के आना है, हमको बस पास होना नहीं। इन चीज़ों को समझ के हमारे इंट्यूशंस ने क्या नया काम किया, क्या इनोवेटिव आइडिया जनरेट किया, ये बेसिक बात है कि इसलिए हम लोग पढ़ाई करते हैं। समझ में आया। तो हम यहाँ पर ये समझ रहे हैं कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। इनको जब हम जानेंगे तो हमारे मन में, दिमाग में एक नई इंट्यूशंस आएंगे जिनसे हम और नई चीज़ों के बारे में पता लगा पाएंगे। आगे जो बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं वो लोग इन्हीं चीज़ों को समझ के और नई चीज़ों के बारे में पता लगाते हैं, कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ वो लोग निकाल पाते हैं। ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेसेस में अपन सबसे पहले देखते हैं कि हमारी लेबोरेटरी जो होती है, केमिकल लैब आप लोगों के स्कूल में होंगी, कुछ लोगों के नहीं भी होंगी, तो वो लोग आगे जब बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे। तो लैब, घर में तो हमने समझ लिया कि हमारे पास जैसे लेमन है वो एसिड है, मैंने बताया कि सोप है बेस है, नीम जो लीव्स हैं, नीम ट्री है वो बेस है, और इस तरीके की चीज़ें। लेकिन अब लेबोरेटरी में हमारे पास कौन कौन से एसिड्स एंड बेसिस होते हैं तो उन चीज़ों को देखें हम। ठीक है। तो मैं यहाँ पर देखो लिखता हूँ एसिड्स और यहाँ पे लिखता हूँ बेस। ठीक है, एसिड्स एंड बेसिस। अब देखो हमारे पास लेबोरेटरी होती है ना, वहाँ पे एसिड्स में होता है HCl। ठीक है। दूसरा होता है H2SO4। HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड। ऐसे ही हमारे पास होता है HNO3, ये होता है कौन सा, नाइट्रिक एसिड।
और एक होता है CH3COOH, इसको हम बोलते हैं एसिडिक एसिड। देखो इन एसिड्स के बारे में आपको एक बहुत अच्छी बात और बताता हूँ। कोई टीचर आपको, सभी टीचर नहीं बता पाते, कुछ टीचर्स होते हैं जो इनको जिनके बारे में जानकारी होती है। तो जो H2SO4 होता है ना, H2SO4 जिसको हमने कहा सल्फ्यूरिक एसिड, ये किंग ऑफ एसिड है। क्या है? किंग ऑफ एसिड्स। और ये जो लिखा हुआ है HNO3 जिसको हम लोग नाइट्रिक एसिड कह रहे हैं, इसको कहते हैं क्वीन ऑफ एसिड्स। समझ में आया? तो ये कुछ और भी एसिड्स होते हैं बहुत सारे, लेकिन आप लोगों के लेवल पे इतने एसिड्स को समझ लेना सफिशिएंट है। और जो अगर आगे रिक्वायर्ड होंगे तो मैं आपको बताऊंगा। तो ये HCl, H2SO4, HNO3N, CH3COH, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। सेम यहाँ पर हमारे पास दूसरा पॉइंट है बेसिस का। बेसिस कौन कौन से होते हैं देखो, एक होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके। दूसरा है KOH, इसका नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। MgOH होल ट्वाइस का नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये सारे क्या है? बेसिस हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। देखो ये चीज़ आपको यही बताता हूँ, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो अभी हमने थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बात बताई थी आपको, जो 9th क्लास में हमने पढ़ा कि किसी ने ओवर ईटिंग से किसी को एसिडिटी हो गई, तो एसिडिटी हो जाती है तो उसकी बॉडी में एसिड बन रहा है उसके स्टमक में। उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग को क्या देना होता है? बेस देना होता है। तो उस बेस में या तो हम उसको बेकिंग सोडा देते हैं या फिर देते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसी का नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। समझ में आया? जो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था, मैग्नीशियम की जो रिबन थी उसको जलाया था, याद हो आप लोगों को? बर्न किया था वो वाला, तो वो मैग्नीशियम ही था। और मैग्नीशियम की जब रिएक्शन हम लोग करवा के इसका MgOH का होल ट्वाइस बनवाते हैं तो ये होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्लियर हो गई? तो हमारे पास ये कुछ एसिड्स थे और ये कुछ बेसिस थे। यहाँ की बात, यहाँ तक की बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। तो ये हमारे लेबोरेटरी में पाए जाने वाले एसिड्स और बेसिस हैं। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात आप लोगों को क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं, अब हमारे को लैब के अंदर ये तो पता लग गया कि ये एसिड्स होते हैं और ये बेस होते हैं, उनके ऊपर बॉटल रहती है, उनके ऊपर लेबल लगा होगा। लेकिन मुझे क्या पता चले कि लैब के अंदर जो रखा हुआ है इस बॉटल के अंदर एसिड ही हो सकता है ना, किसी बच्चे ने कुछ गलती कर दी हो, किसी ने कुछ कर दिया हो, एसिड की बॉटल के अंदर बेस डला हुआ हो, तो मुझे कैसे पता चले कि वो एसिड ही या बेस है? तो इसके लिए हम काम में लेते हैं इंडिकेटर्स। क्या काम में लेते हैं? इंडिकेटर्स, जो हमारे को इंडिकेट करते हैं कि एसिड या बेस है। तो इंडिकेटर्स में सबसे पहले हम लोगों ने देखा है कि हमारे पास एक लिटमस होता है। ठीक है, अगर ब्लू लिटमस, पहले मैं बताता हूँ, लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है। इंडिकेटर भी हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर एंड सिंथेटिक इंडिकेटर। तो नेचुरल इंडिकेटर में हमारे पास एक होता है लिटमस। अब हमारे को पता है कि अगर लिटमस ब्लू है, ब्लू लिटमस है, और दूसरा होता है रेड। समझ में आ गया? 2 तरीके के लिटमस होते हैं हमारे पास, या तो ब्लू या फिर रेड। अगर ब्लू लिटमस चेंज इनटू रेड तो ये क्या हो गया? वो एसिड होगा। मतलब हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसके अंदर हमने ब्लू लिटमस को डाला और वो रेड में कन्वर्ट हो गया, रेड में चेंज हो गया, तो वो क्या हुआ? वो सॉल्यूशन क्या है? एसिड है। और वहीं पे हमने रेड लिटमस लिया और वो किस में चेंज हो गया? उसका कलर चेंज हो गया, किस में? ब्लू में। तो वो क्या है वहाँ पर? बेस। यानी हमारे पास इंडिकेटर्स हमारे को क्या बताते हैं कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है। अब जैसे हमारे पास में मान लो सोप है, जो हम लोग बाथिंग सोप होता है हमारा, वो सोप है, तो हम उसमें हम कह रहे हैं, मैंने आप लोगों को कहा कि वो कैसा है? बेस है। अब आप क्यों मानेंगे कि वो बेस है? आप तो कह सकते हैं ना वो एसिडिक मीडियम भी तो हो सकता है। तो उसको चेक करने के लिए आपको करना क्या है? मैंने बताया कि बेस है, तो उसका पता कैसे लगे? कि रेड लिटमस हम लाएं और उसको उस सोप किट लगा के देखें, अगर वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो कैसा है? बेस है। अब आप कहेंगे रेड लिटमस हम कहाँ से लाएं? तो बाज़ार में ये चीज़ें मिलती हैं, वहाँ से हम लाएं। और जब आप लोग स्कूल के अंदर लैब, अगर टीचर्स आपके प्रैक्टिकल थोड़ा बहुत आपको प्रैक्टिकल करवाएंगे, तो वहाँ पे लैब, केमिकल लैब के अंदर भी लिटमस हमको मिल जाते हैं। अब
कुछ क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में इस तरीके का उठ रहा होगा कि सर हमने ब्लू लिटमस है उसको एसिड में डाला और वो रेड नहीं हुआ, ब्लू ही रहा, तो हम उसको क्या कहें, एसिड या बेस? तो हम उसको बेस भी कह सकते हैं और ऐसा भी कह सकते हैं। वो जरूरी नहीं कि वो एसिड ही हो या वो मतलब वो ये तो कंफर्म हो गया कि वो एसिड नहीं है, वो बेस भी हो सकता है और वो नॉर्मल सॉल्यूशन जिसको हम न्यूट्रलाइज सॉल्यूशन कहते हैं वो भी हो सकता है। समझ में आ गई बात? ऐसे अगर हमने रेड लिटमस को किसी सॉल्यूशन में डाला और उसका कलर चेंज नहीं हुआ तो वो ये तो कंफर्म है कि वो बेस नहीं है, वो एसिड भी हो सकता है, क्योंकि एसिड रेड लिटमस के साथ नो रिएक्शन। समझ में आ गया? ये और एक बात है समझने की कि ये ब्लू जो है ये बेस के साथ नो रिएक्शन और रेड जो है वो एसिड के साथ नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन करते ही नहीं है। तो यानी ये क्लियर हो गया कि अगर रेड अगर ब्लू में कन्वर्ट नहीं हो रहा तो वहाँ बेस तो कंफर्म नहीं है, एसिड हो सकता है या फिर न्यूट्रलाइज सॉल्यूशन हो सकता है। क्लियर हो गया? अगर ब्लू लिटमस है और वो रेड में चेंज नहीं हो रहा है तो वो एसिड तो नहीं है, अब वो बेस हो सकता है या फिर वो कोई न्यूट्रलाइज सॉल्यूशन हो सकता है। तो ये तो हमने एक इंडिकेटर देखा लिटमस। दूसरा इंडिकेटर जो हमारे घरों में ही पाया जाता है वो इंडिकेटर कौन सा? टर्मरिक। दूसरा इंडिकेटर क्या है? टर्मरिक, जिसको हम लोग हल्दी भी कहते हैं। तो ये टर्मरिक भी एक तरीके का इंडिकेटर है। हम लोगों ने कभी देखा है, हम लोग खाना वाना खाते हैं, कोई सब्जी किसी वाइट कपड़े पे या किसी और क्लॉथ पे हमारे गिर जाए तो उसमें क्या होता है, नेक्स्ट डे जब उसको धोते हैं तो उसमें जब हम लोग सोप से उसको रगड़ते हैं तो क्या होता है कि वो रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता है, वो जो स्पॉट होता है, ठीक है। और जब उसको वापस धोते हैं वापस येलोइश हो जाता है। तो क्यों? क्योंकि सोप क्या है, वहाँ पर बेस है, तो इससे हमारे को पता लग रहा है उन दोनों के बीच में रिएक्शन हो रही है। टर्मरिक की रिएक्शन बेस से हो रही है तो वो रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये भी किसकी तरह काम कर रहा है? इंडिकेटर की तरह। और ये जो लिटमस और ये जो टर्मरिक हैं ये दोनों कैसे इंडिकेटर हैं? नेचुरल। समझ में आ गया? और दूसरे होते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स में हमारे पास एक तो होता है, देखो, फिनोफ्थलीन। कौन सा होता है? फिनोफ्थलीन। दूसरा हमारे पास होता है मिथाइल ऑरेंज। ये होते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर जो केमिकल लैब में हमारे पास होते हैं, क्योंकि वहाँ लेबोरेटरी के अंदर लिटमस तो फिर भी ले लेते हैं, टर्मरिक को तो लेके बैठते नहीं हैं। लेकिन ये जो साइंटिस्ट हैं उन लोगों ने बड़ी मेहनत करके बड़ा सोच समझ के और इंडिकेटर्स तैयार किए हैं। वो कौन कौन से हैं? फिनोफ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। तो ये दो तरीके के इंडिकेटर्स हैं जो हमारे को ये बताते हैं कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। क्लियर हो गई बात? यहाँ तक का और स्क्रीनशॉट आप लोग, ठीक है। सेकंड, अब देखो यहाँ पर हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ में पहली तो चीज़ हमने समझ ली कि लेबोरेटरी के अंदर कौन कौन से एसिड्स और बेसिस होते हैं और वो इंडिकेटर कौन कौन से हैं। दूसरी बात हम ये समझें, सेकंड बात की मैं बात करूँ तो वो ये है कि एसिड्स और बेसिस जो होते हैं ना वो मेटल से कैसे रिएक्ट होते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये बन जाता है कि हाउ एसिड्स एंड बेसिस bases react with metals। अब बोले ये क्या चीज़ हुई भाई? कभी कभी हमने देखा है कि कुछ मेटल्स होते हैं जिनके ऊपर एसिड गिर जाता है गलती से। कभी आपने देखा हो तो देखना कि कुछ मेटल्स होते हैं, जैसे हम लोग लेमन है, लेमन की बात करें, कभी आप लोग उससे देखना कि घर में कभी कोई बड़े होते हैं जो हमारे कॉपर के जो बर्तन होते हैं ना जिनसे हम लोग भगवान की पूजा वूजा करते हैं, वो कॉपर के बर्तन हैं, उनको साफ़ करने के लिए कभी कभी हम उस पर नींबू से उसको रगड़ते हैं तो क्या होता है कि वो एकदम शाइन करने लग जाता है। तो यानी उसकी एसिड की मेटल से रिएक्शन हो गई। ऐसे ही कभी आप लोग कोई आयरन की रॉड हो या कुछ भी हो, उसको किससे, नींबू से रगड़ के आप लोग देखना, आप लोगों को दिखेगा कि वहाँ पे उसकी शाइन चेंज हो गई है। क्यों? क्योंकि उसने एसिड, लेमन में हमारे पास में क्या है, एसिड है, एसिड ने मेटल से रिएक्शन कर ली। अब वो क्या रिएक्शन करी है, किसी भी एसिड ने या किसी भी बेस ने, वो चीज़ हम यहाँ पर समझना चाह रहे हैं कि हाउ एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल। ठीक है। अब मेटल में हमारे पास देखो, जो कॉपर भी हो सकता है, जिंक भी हो सकता है, आयरन भी हो सकता है, बहुत सारे मेटल होते हैं। तो देखो वहाँ पर क्या होता है
मैं आप लोगों को डायरेक्ट ये चीज़ें यहाँ पर आपके समझने की है डायरेक्ट कि जब एसिड है वो किसी मेटल से रिएक्ट होता है, एसिड किसी भी मेटल से रिएक्ट होता है तो क्या होने वाला है वहाँ पर बनता है क्या, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। समझ में आया क्या? जब भी कोई एसिड किसी मेटल से रिएक्ट होता है तो वहाँ पर अपने पास क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। समझ में आई बात? चेक करते हैं कैसे। कोई भी एसिड लिया, अभी हमने 3-4 तरीके के एसिड्स देखे थे। देखो मैं उसमें से एक एसिड ले लेता हूँ HCl। मेटल कौन सा ले लूँ मैं, जिंक ले लें, जिंक मैंने मेटल ले लिया। तो यहाँ पर क्या बनेगा, देखो यहाँ पर बनेगा Zn जो है ना, ये क्लोरीन से रिएक्ट हो जाता है। ये हम लोगों ने देखा था फर्स्ट चैप्टर के अंदर, क्या बनता है, ZnCl2 बनता है हमेशा। क्यों बनता है ये चीज़ आपको समझ में आएगी जब हम इसकी वैलेंसीज और इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, तब हमारे को ये सारी कहानी समझ में आएंगी कि ये ZnCl2 ही क्यों लेता है। अभी हम फिलहाल यही बात करते हैं कि ये एक तरीके का सॉल्ट है जिसको हम बोलते हैं जिंक क्लोराइड। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या बन रही है, हाइड्रोजन गैस। अब आप लोग कहोगे बोले यहाँ पे तो हाइड्रोजन एक है, Cl एक है और जिंक भी एक है, और ये सारे कैसे बन गए। तो हमारे को इस रिएक्शन को क्या करना है, सबसे पहले बैलेंस करना पड़ेगा। जो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में रिएक्शन को बैलेंस करना सीखा था। तो देखो मैंने क्या करा, सिर्फ इसके आगे क्या लगा दिया, 2। इससे यहाँ पर हाइड्रोजन नंबर कितने हो गए, 2 एंड क्लोरीन ऑल्सो 2, जिंक 1। तो जिंक 1 देखो रिएक्शन के बाद में क्लोरीन 2 और हाइड्रोजन गैस। और जब भी हमको गैस दिखानी है तो हम इस तरीके का साइन लगा देंगे जिससे हमारे को पता लग जाता है कि ये गैसियस फॉर्म में है, नहीं तो लिक्विड फॉर्म में भी हो सकती है, सॉलिड फॉर्म में भी हो सकती है। ये हमको पता कैसे चलता है, इस एरो से, कि वहाँ पर क्या हो जाती है, हाइड्रोजन गैस बन जाती है। तो हम लोगों को यानी ये कहानी क्लियर हो गई कि वहाँ पर हमारे पास में हाइड्रोजन गैस बन जाती है। अब और एक रिएक्शन और देख लेते हैं। जैसे मान लो मेरे पास में है H2SO4, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। और मैंने एक चीज़ और बताई थी इसके बारे में भी, किंग ऑफ एसिड्स भी इसको हम कहते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन किसी दूसरे मेटल से करवा लेता हूँ, ये लो Cu, जो हम कॉपर कहते हैं। कॉपर के यूटेंसिल हम काम ले लेते हैं भगवान के जल चढ़ाने, और वो काम हम लोग करने जाते हैं। तो कॉपर से उसकी जब रिएक्शन होती है H2SO4 की तो क्या होने वाला है, अपने को पता है कॉपर है CuSO4, कॉपर सल्फेट इसको कहते हैं, प्लस वहाँ पे। अब देखो इस रिएक्शन को बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट हुई क्या, मुझे नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन कितने थे, 2, और आफ्टर रिएक्शन कितने हो गए, 2। SO4 सिंपल सीधा सीधा, और ये Cu, तो CuSO4 बन गया, और यहाँ पर क्या निकल गई, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई इस प्रोसेस में। तो यानी कि जब भी किसी मेटल से कोई भी एसिड रिएक्ट होता है तो वहाँ पर क्या होती है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। यानी हम जब भी हमारे जो कॉपर के बर्तन हैं उनको नींबू से रगड़ते हैं, मांजते हैं, और वो चमक जाता है, तो यानी वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर कोई ना कोई क्या बन गया, सॉल्ट बन गया, और वहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो गई। क्लियर हो गई बात? इसीलिए हम लोगों को कहा जाता है कि कभी भी मेटल के किसी यूटेंसिल के अंदर हम लोगों को एसिडिक चीज़ों को नहीं डालना चाहिए। जैसे हमारा मिल्क है, कभी भी आप लोगों ने देखा होगा घर वाले मना करते हैं, बोले कॉपर के बर्तन में कभी भी आप दूध को गर्म मत करो, या दूध को उसमें मत डालो, या जो हम लोग छाछ लेते हैं उसको मत डालो। क्यों? क्योंकि दूध के अंदर लैक्टिक एसिड, दूध छाछ दही में मिलता है लैक्टिक एसिड। तो एसिड जब किससे, मेटल से रिएक्शन करेगा तो वहाँ पे क्या बनने वाला है, देखो एक तो ये सॉल्ट और ये हाइड्रोजन गैस, जो कि कैसी है हमारे लिए, बहुत ज़्यादा हार्मफुल चीज़ें बन जाती है। अगर हमने उसको कंज्यूम कर लिया तो हमारे शरीर में फूड पॉइजनिंग हो सकता है, इसलिए ऐसा मना करते हैं। आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी। अब ये तो एसिड्स की रिएक्शन थी, ये किसकी रिएक्शन थी, एसिड की। सेम चीज़ होती है बेस के साथ में। देखो बेस के साथ में क्या होता है कि बेस लिया मैंने कोई सा भी, प्लस मेटल, तो बेस और मेटल में भी सेम ही रिएक्शन होती है। क्या बन जाता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। ये सारी चीज़ें हमारे सामने डेली लाइफ में होती हैं, लेकिन हम लोग उन चीज़ों को समझ नहीं पाते। साइंस क्या चीज़ है, साइंस वही है जो सारी चीज़ें हम लोगों के सामने रोज़ हो रही है ना, उनको आपको उन चीज़ों से जानकारी करवाना, उन चीज़ों के बारे में आपका ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट करवाना, उन चीज़ों की एक्स्ट्रा नॉलेज लेना, यही क्या है, साइंस है। क्लियर हो गई यहाँ तक की बात?
अब बेस मैंने भी आपको 4 बेस लिखवाए थे और भी बहुत सारे होते हैं, उन 4 में से ही कोई एक बेस ले लिया मैंने, NaOH। समझ में आया? मेटल फिर वही कोई सा ही मेटल ले लो, मैंने ले लिया जिंक। ठीक है, अब हमारे पास में देखो रिएक्शन करवाना सिंपल है। अगर हमारे को ये पता है कि सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ही बननी है तो मैं पहले हाइड्रोजन गैस बना देता हूँ। ये लो मेरे पास सिंपल ही हाइड्रोजन गैस बन गई। हाइड्रोजन गैस बनने के लिए क्या था, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 होने चाहिए थे, यहाँ पर क्योंकि H2 है, यहाँ पर सिंगल H है, तो यहाँ पर हमारे को इसको करने के लिए मैंने डायरेक्टली इसको क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। यहाँ तक की बात समझ में आई आप लोगों को? तो देखो यहाँ पर क्या होने वाला है कि 2H निकल गया, तो ये क्या बन गया अपने पास, ZnO बन गया। ठीक है, ये क्या बन गया, ZnO बन गया, जिंक ऑक्साइड, और Na2 नहीं 2Na। ठीक है, ठीक है, एक मिनट, सॉरी, Na ये जो है ना ZnO2, क्योंकि ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास 2 और Na भी कितने हैं 2 है। एक मिनट, Na2 ZnO2, इसका नाम है सोडियम जिंकेट। क्या नाम है इसका, सोडियम जिंकेट। क्लियर हो गई? और ये हमारे पास में क्या बन गई, H2, Na2 ZnO2। Na2 का है ये रहा, 2 सोडियम, 2 ऑक्सीजन, तो Na2 ZnO2 ये क्या एक तरीके का सॉल्ट है, प्लस ये क्या बन गया हमारे पास H2 यहाँ से। क्लियर हो गई बात? एक और एग्जांपल हम लोग इसका ले लें, KOH ले लो, KOH, इसका नाम क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, प्लस इसकी रिएक्शन अब की बार हम किससे करा दें, कॉपर से करवा दें, जिंक से ही करवा देते हैं, ऐसा ही कुछ नाम बन जाएगा ताकि आप लोगों को और इजीली समझ में आ जाएगा। देखो जिंक से इसकी रिएक्शन करवा देता हूँ, तो क्या बनने वाला है, सेम प्रोसेस वही होगा। देखो H2 निकलने वाली है यहाँ पर, क्लियर हो गया? तो यहाँ पर 2 हमारे को चाहिए, तो देखो यहाँ पर क्या बन गया, K2 और ZnO2। समझ में आई बात, K2 और ZnO2। तो हमारे पास में क्या बन गया, इसका नाम हो गया पोटेशियम जिंकेट। क्लियर हो गई बात, पोटेशियम जिंकेट ये हमारे पास में बन गया। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट आप लो। यहाँ तक की बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारा, कि जो मेटल कार्बोनेट, जो हमारे पास एसिड्स हैं, ये मेटल कार्बोनेट से या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से कैसे रिएक्शन करते हैं। ठीक है, ये रिएक्शंस हमारे काम आती है बहुत सारी, इसलिए हम इन चीज़ों को यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है कि हाउ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड्स। ठीक है, एसिड से ये कैसे रिएक्शन करते हैं। देखो अभी हमको यहाँ पर एक नई चीज़ आप लोगों को समझ में आने वाली है कि ये मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या चीज़ है। ठीक है, क्योंकि हम लोग पढ़ाई सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं कि हमारे को नई नई चीज़ों की जानकारियाँ हो, हम नई चीज़ों को जान पाएँ और समझ पाएँ। तो यहाँ पर देखो, एक तो हमारे पास है मेटल कार्बोनेट, जैसे Na2CO3, इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। क्लियर हो गई? दूसरा हमारे पास होता है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। इसके बीच में जब एक सोडियम यहाँ से हट गया तो एक वहाँ पर क्या आ गया, हाइड्रोजन आ गया, तो ये हमारे पास क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लियर हो गई? तो यहाँ पर हमारे पास एक बात तो थी मेटल कार्बोनेट और एक बात थी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो देखो एक बात मैं आपको बहुत क्लियरली बताता हूँ कि जब भी ये कार्बोनेट वाला सीन आपको कहीं पे दिखे ना, जहाँ पे CO3 हो किसी रिएक्शन के अंदर, किसी ये मेटल ऐसा आ रहा हो जिसके अंदर CO3 वाला ग्रुप हो, तो 95% केस में ना वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। क्लियर हो गई ये बात?
और कुछ केसेस होते हैं जहाँ पर कुछ और रिएक्शन होती है। बाकी 95% केसेस मैंने आपको कहा कि जब भी कार्बोनेट इस ग्रुप को बोलते हैं CO3 को ऐसा ग्रुप कहीं पे आपको नज़र आ रहा हो और उसकी कोई रिएक्शन हो रही हो, तो वहाँ पे क्या होने वाला है, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होने वाली है। तो देखो अब मैं इसको आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला बताता हूँ कि मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, इनकी रिएक्शन किससे होती है, किसी भी एसिड से। ठीक है, तो क्या बनने वाला है वहाँ पर क्या बनता है, देखो मैं आपको बताता हूँ। वहाँ पर सबसे पहले तो बेसिक चीज़ तो अपने पास में क्या है, सॉल्ट, हर केस में सॉल्ट बनता है, प्लस वहाँ पर बनता है वाटर, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको क्या बताई कि कार्बन डाइऑक्साइड। ये चीज़ें वहाँ पर बनती हैं, ये गैस हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज यहाँ पर होती हैं। तो ये तो हमारी क्या हो गई, बेसिक रिएक्शन हो गई, जिसको हमने फॉर्मूले की फॉर्म में लिख लिया है। लेकिन अभी केमिकल फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे कि यहाँ पर क्या हुआ, Na2CO3, इसकी रिएक्शन अपन किससे करवा दें, किसी भी एसिड से करवा दो। ये लो मैं करवाता हूँ HCl से, इसकी रिएक्शन भी अपन किससे करवाते हैं, HCl से। यहाँ तक की बात आप लोगों को क्लियर हो गई। तो देखो मैंने क्या बताया, सॉल्ट बनेगा ही बनेगा, वाटर बन रहा है मोस्ट। दूसरी चीज़ देखो, तो मैंने बिना सोचे समझे क्या लिख दिया वहाँ पर, वाटर, और क्या लिख दी दूसरी चीज़, CO2। तो देखो ये था CO3 और यहाँ से CO2 निकल गया, तो एक ऑक्सीजन अपने पास में रिमेन रह गया, तो CO2 निकल गया, एक ऑक्सीजन रह गया, ऑक्सीजन एक बाकी है। और मैंने बताया दूसरा वाटर। अब वाटर निकल के लिए अपने को क्या चाहिए, हाइड्रोजन कितनी क्वांटिटी चाहिए, 2, और एक ऑक्सीजन चाहिए। एक ऑक्सीजन तो यहाँ से हमारे पास रिमेन रह रहा है, बस यहाँ पे 2 चाहिए, तो मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, 2। क्लियर हो गई बात। तो ये हमारे पास क्या बन गया, 2H और एक ऑक्सीजन, तो 2H2O बन गया हमने। अब हमारे पास बचा क्या, देखो Na बचे 2 और Cl बचे 2, तो मेरे पास मैं ये कह सकता हूँ NaCl बच गए 2। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ऐसा भी तो हो सकता था, अपन ऐसा लिख देते हैं Na2Cl2, जैसे आपने यहाँ पर लिखा Na2CO3। तो देखो ये चीज़ें हम लोग आगे क्लास में समझेंगे, आगे कुछ चैप्टर्स पढ़ेंगे जिसके अंदर हमारे को ये समझ में आएगा कि इसको Na2Cl2 ना लिख के NaCl ही क्यों लिखा और ये Na2CO3 क्यों लिखा। यहाँ पे हमारे समझने की बात इतनी है कि सिर्फ यहाँ पर क्या बनेगा, NaCl सोडियम क्लोराइड बना है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन सॉल्ट, जो हम लोग खाने का नमक यूज़ में लेते हैं, एडिबल सॉल्ट जो होता है वही है NaCl। क्लियर हो गया। यहाँ पे देखो इस रिएक्शन के अंदर मैंने आपको ये बताया कि ये वाटर बनना ही है, तो सीधा सीधा अपन लोगों ने क्या लिख लिया यहाँ पर, H2O प्लस CO2। क्लियर है क्या यहाँ तक की बात, वेरी गुड। अब देखो हमारे पास में क्या बच रहा है, ये तो CO2 यहाँ पर चला गया, एक ऑक्सीजन जो यहाँ से रिमेन रही वो इस हाइड्रोजन के साथ आ गई, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे कितने, 2, तो एक हाइड्रोजन अब की बार यहाँ पर हमको मिल गया। तो अब देखो सीधा सीधा क्या बन गया, Na और Cl। क्लियर हो गई बात। यहाँ पे 2 हमको लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं हुई इस बार। तो ये क्या बन गया हमारे पास, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये रिएक्शन किससे होती है, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में। स्क्रीनशॉट लो आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है इस चैप्टर की, जो हर बोर्ड 10th के एग्ज़ाम में हमारे से पूछी जाती है, कहीं ना कहीं वो रिएक्शन एक बार ज़रूर आती है। तो देखो वो हम देख रहे हैं, हाउ एसिड्स एंड बेसिस रिएक्शन with each other, with each other। एसिड्स और बेसिस एक दूसरे के साथ में क्या रिएक्शन करते हैं, ये चीज़ हम लोग यहाँ पे समझेंगे। और इसको आप लोग अगर इम्पॉर्टेंट डाल के लिख लोगे ना कि ये हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, तो इसमें कोई बात नहीं है कि ये है ही है, ठीक है, क्योंकि ये ज़रूर पूछी जाती है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई भी एसिड है और कोई भी बेस है, जब ये रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर। समझ में आया, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस रिएक्शन का एक स्पेसिफिक नाम है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन,
समझ में आ गया। जब भी एसिड्स और बेसिस रिएक्शन करेंगे तो सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा और इसका स्पेसिफिक नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो लिखो ठीक है, ये इसका नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब इसके यूजेस हम लोग देखते हैं क्या होते हैं। देखो पहले तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। कोई भी एसिड लिया, मान लो मैंने ले लिया HCl और कोई भी बेस ले लिया NaOH। वेरी कॉमन रिएक्शन है जो आप लोग इजीली कभी भी कहीं भी लिख सकते हो, और अगर एग्जाम में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से भी आएगा तो भी आप लोग अगर ये रिएक्शन दे के करोगे तो आपको पूरे मार्क्स वहाँ पे मिलेंगे। तो देखो अब रिएक्शन में मैंने कहा वाटर, तो सबसे पहले तो वाटर को ही हटा दो क्योंकि ये तो बनना ही बनना है। अगर आपको ये पता है, ये फॉर्मूला पता है, ये फॉर्मूला ही अगर हमको पता है तो बाकी सब चीज़ें हम कर लेंगे। तो देखो वाटर निकल गया यहाँ से, रिलीज हो गया, तो वाटर का फॉर्मूला क्या है HHO। तो अब हमारे पास में कौन बच गया NaCl, सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट। क्लियर हो गई बात। और एग्जाम्पल देख सकते हैं एक और, जैसे मान लो अब एक और एसिड ले लेते हैं H2SO4। बेस भी चेंज कर लें, बेस ले लेते हैं आप बोलो KOH ले लेते हैं, KOH। बनना क्या है H2O, अलग से हटा दो HH। अब क्या बचा हमारे पास, देखो यहाँ से OH है हमारे पास ये रहा, और एक H चाहिए था खाली, वो यहाँ से मिल गया। अब हमारे पास में देखो यहाँ पर क्या बचा K HSO3 KHSO4। बात समझ में आई क्या। देखो OH ये रहा, यहाँ से एक हाइड्रोजन आ गया इस OH के साथ में तो H2O बन गया। यहाँ पे क्या बचा HSO4, और यहाँ पे हमारे पास K था तो क्या बन गया KHSO4। ये एक तरीके का सॉल्ट बन गया। और भी कई एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पर इसके यूज़ कर सकते हैं कि ये एसिड है, H2SO4 का नाम क्या था सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको हमने किंग ऑफ एसिड्स कहा था, याद है ना। और एक हमारे पास थी क्वीन ऑफ एसिड्स, उसका क्या नाम ही था, उसका नाम था नाइट्रिक एसिड HNO3। ठीक है, ये चीज़ें याद रखो, काम आती हैं। तो ये हमारे पास रिएक्शन किसकी हुई, एसिड एंड बेस की, बेसिस की रिएक्शन, जिसका नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स के साथ में एसिड की रिएक्शन। रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स विद एसिड्स, मेटेलिक ऑक्साइड्स की एसिड्स के साथ में रिएक्शंस। अब मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं मेटल के ऑक्साइड्स। कोई भी मेटल, जैसे मान लो ये रहा जिंक, इसके साथ ऑक्सीजन लग गई तो वो क्या बन गया मेटेलिक ऑक्साइड्स। तो सबसे पहले तो हम इसका, ये जो रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं ना, इसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है कि देखो मेटेलिक ऑक्साइड्स, मेटेलिक ऑक्साइड प्लस एसिड, तो इसमें भी सेम रिएक्शन होती है। देखो यहाँ तो एसिड और बेस थी, यहाँ पे भी रिएक्शन सेम है कि सॉल्ट प्लस वाटर। क्लियर हो गई बात, समझे। मेटेलिक ऑक्साइड मैंने क्या बताया ZnO, जिंक ऑक्साइड। एसिड कौन सा ले लूँ, HCl ले लूँ, क्या ले लो साहब। आगे अपने पास में वाटर बनना है, तो वाटर का तो सीधा H2O मैंने हटा दिया। अब एक H ये रहा, O ये रहा, दूसरा H कहाँ, यहाँ। क्लियर हो गई, तो H2O। अब इस 2 को लगाने से Cl कितने हो गए 2, और अपन ने पढ़ा है कि Zn के साथ क्या होता है Cl2, जिंक क्लोराइड प्लस H2O। क्लियर हो गई बात। तो ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बट उतनी नहीं है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। उसके बाद में ये भी रिएक्शन है। अब दूसरी, ये तो थी मेटेलिक ऑक्साइड की बात, एक होती है हमारे पास नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स विद
बेसिस, अब की बार एसिड्स के साथ नहीं, बेसिस के साथ में। तो देखो अभी तो मेटलिक ऑक्साइड यानी मेटल के साथ ऑक्साइड्स, दूसरा है नॉन मेटल के साथ ऑक्साइड्स। अब आप लोग कहोगे ये मेटल और नॉन मेटल का हमको कैसे पता लगेगा? फिलहाल तो आपको ये याद रखना है कि जो मैं बता रहा हूँ कि ये मेटलिक ऑक्साइड है, नॉन मेटलिक ऑक्साइड है, लेकिन एग्जाम से पहले आप लोगों का जो अभी हम चैप्टर पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल का, पीरियोडिक टेबल जो होती है उसके अंदर हमारे पास में जब वो चैप्टर आप लोग पूरा पढ़ लेंगे, जब आपको समझ में आ जाएगा तो आपको ये बात भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी कि कौन से मेटल्स होते हैं, कौन से नॉन मेटल्स होते हैं और कौन से मेटलॉइड्स होते हैं। क्लियर हो गई बात? वो वहाँ पर हम लोग उसको अच्छे से समझेंगे। फिलहाल हम लोग ये समझ लें कि मेटल है जिंक, उसके साथ ऑक्साइड्स। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या हैं? देखो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो है मेटेलिक ऑक्साइड। अब कार्बन क्या है? नॉन मेटल है। क्यों है ये आगे की बात है, बट कार्बन अभी अपने को याद रखना है कि नॉन मेटल है। ऑक्सीजन भी नॉन मेटल होते हैं, जितनी भी गैसेस होती हैं वो सारी नॉन मेटल होती हैं, ये तो हमको पता ही है। नाइट्रोजन भी नॉन मेटल है, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है। तो ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं। इसकी रिएक्शन किससे कराऊँ? बेस से। बेस से हम जब रिएक्शन इसकी करवाएंगे तो बेस हमारे पास मान लो मैंने लिया CaOH का होल ट्वाइस, क्या नाम था इसका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब इससे इसकी रिएक्शन होती है तो देखो क्या होता है, हमने पढ़ा हुआ है ये फर्स्ट चैप्टर में भी, आपको याद हो तो लाइम वाटर वाले चैप्टर के अंदर, जिसमें हम लोगों ने कहा था कि हमारी वॉल पे हम वाइट वॉश करते हैं तो वाइट वॉश कुछ दिनों के बाद में, 1 या 2 दिन के बाद में बिल्कुल एकदम मिल्की वाइट चमकता है। उसका रीज़न क्या होता है? वहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। जो हमारे पास में क्या था, जो हम लोग संगमरमर का जिसको पत्थर बोलते हैं, मार्बल, वो मार्बल का फॉर्मूला भी यही होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था। और कैल्शियम कार्बोनेट प्लस अब देखो Ca और CO2 ये रहा, एक ऑक्सीजन से लिया। अब हमारे पास में क्या बचा है यहाँ पर? H2। तो सेम फॉर्मूला हो गया कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, यानी ये तो फॉर्मूला था मेटेलिक ऑक्साइड का एसिड के साथ रिएक्शन का, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड प्लस बेस। इससे हमारे पास में क्या बना? सॉल्ट प्लस वाटर। क्लियर हुई क्या बात? एनी प्रॉब्लम? समझ में आ गया होगा। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे समझेंगे कि जो एसिड्स और बेसेस होते हैं इनमें सब रिएक्शंस तो अलग अलग हैं, इनमें कॉमन भी कुछ होता है क्या। इसके अलावा हम वहाँ पे समझेंगे क्या कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा वीक एसिड्स हैं। हमारे घर में जो हम एसिड यूज़ में लेते हैं, बोले एसिड्स तो ऐसी रिएक्शन करते हैं, एसिड्स तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है लोगों के स्किन को बर्न कर देते हैं, ये होता है। तो वो हमारे घर में जो एसिड्स हैं उनसे हम बर्न क्यों नहीं होते, इन सब चीज़ों के बारे में जो है ना हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आप लोग इसी तरीके से अच्छे से पढ़ाई करते रहें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमारा मोटिवेशन यूँ ही बढ़ाते रहें, ताकि हम लोग आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट को लाएं। जब आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा लोगों तक हमारे वीडियोस पहुंचेंगे तो हम लोगों का एक मोटिवेशन बढ़ता है। तो मैं आपसे कहूँगा कि ज़रूर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर उसको सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोग और आगे आप लोगों के लिए नई चीज़ें लाते रहें और आपको ये चीज़ें बिल्कुल अच्छे से क्लियरली समझ में आती रहे। इसी के साथ थैंक यू, बाय बाय।